अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नीचे बेल आइकन होगा उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। जी, तो फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। तो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या होता है, हम इसको अब देखते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यानी जिस मैट्रिक्स की हमारे पास सिर्फ ओनली वन रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा या रो वेक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल देखें, ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसकी सिर्फ एक ही रो है यहाँ। ठीक है, एक रो है, कितने कॉलम्स आए देखें यहाँ पे, एक रो है और यहाँ पे वन, थ्री और फोर, यहाँ पे फोर कॉलम्स हैं इसके। तो आप बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। एक रो है और चार कॉलम्स हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वन क्रॉस फोर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वन क्रॉस फोर। अब अगर आप इसके अदर एग्जांपल लें जो कि हमने जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, आप ये देखें मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आप ये देखें, इसमें भी हमारे पास कितनी रोज हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी भी हमारे पास सिर्फ एक रो है। ठीक है, इसकी एक रो है, उसके कॉलम देखें, एक, दो, तीन, अप टू एन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जे का इंडेक्स क्या है। जे का जो इंडेक्स है वो हमारे पास इधर एन है। तो हमारे पास इस में रो में इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैट्रिक्स बी का एक रो है इसलिए हमने वन लिखा है और इसके एन कॉलम्स है इसलिए एन है, वन क्रॉस एन। क्योंकि हमें मैट्रिक्स ऑर्डर पता है कि हम लोग किस तरह लिखते हैं, एम क्रॉस एन लिखते हैं ना। इसमें एम हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और एन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। एक हमारे पास रो है और एन कॉलम्स हैं तो इसलिए हमारे पास वन क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे पास आई हमने फिक्स किया हुआ है मैट्रिक्स बी में। मैट्रिक्स बी में हमने आई फिक्स किया हुआ है और हम लोग सिर्फ जे को वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को वेरी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है, जे की जगह यहाँ पे टू लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है और अप टू एन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एन कॉलम्स हैं और हमारे पास एक ही रो है। यहाँ पे आई हमने इसलिए फिक्स किया हुआ है कि आई की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन वो हर जगह सेम ही रहेगी, तो एक ही रो हमारे पास बनेगी। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। जी, अब कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जिस तरह रो मैट्रिक्स आपने पढ़ा था जिसमें एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स या इसको कहते हैं हम कॉलम वेक्टर। अब आप लोग देखें, जरा इसकी एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अब आप लोग देख सकते हैं इसकी एक ही कॉलम है। ठीक है, कॉलम एक है, इसके रोज देखें कितनी बनती है, एक रो, ये देखें ये सेकंड रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई और ये आगे फोर्थ। ठीक है, देखें आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर, यानी मैं रोज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, इसकी फोर रोज है लेकिन कॉलम वन है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जो कि हमने जनरल फॉर्म में जरा लिखा हुआ है। अब आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका एक ही कॉलम है और इसकी रोज कितनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अप टू एन। अब आप लोग इसका इंडेक्स देखें ना, आई का क्या है, यहाँ पे आई का वन लिखा हुआ है, यहाँ पे आई टू है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे एन है। क्या हमें पता है आई रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रोज को, ठीक है, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। ये हमने फिक्स किया हुआ है क्योंकि हमारे पास कॉलम कोई सा भी हो सकता है लेकिन हमारे पास रो वेरी करेंगे। और लेकिन हमें ये पता है कि इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या बनता है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बनता है फोर क्रॉस वन, क्योंकि इसकी फोर रोज हैं और वन कॉलम है। सिमिलरली जो मैट्रिक्स बी है उसका क्या ऑर्डर बनता है, उसका ऑर्डर बनेगा एन क्रॉस वन, क्योंकि उसकी एन रोज है और वन कॉलम है। ठीक है, हमने कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को याद रखना है, जिसकी एक रो हो वो रो मैट्रिक्स होगा और जिसकी सिर्फ सिंगल कॉलम हो, ओनली वन कॉलम, तो हम उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। हमें कॉलम मैट्रिक्स में कंसर्न नहीं है हमें कि रोज कितनी है या नहीं, हमें बस कॉलम मैट्रिक्स में ये कंसर्न है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। जी, अब तो जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स की वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पता है आप किसी भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऐसे लिखते हैं ना, एम क्रॉस एन। एम रिप्रेजेंट हमारे पास करता है जितनी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, सॉरी नंबर ऑफ रोज है, वो हमारे पास एम से रिप्रेजेंट होते हैं। और सिमिलरली जो एन है वो एन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ कॉलम। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है।
यानी इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफर करते हैं, आपस में सेम नंबर्स नहीं है। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसकी एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा एग्जांपल से। जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब आप लोग देखें इसकी कितनी रोज है। ये देखेंगे ये आ गई रो 1, ठीक है। सिमिलरली ये आ गई हमारे पास रो 2। इस मैट्रिक्स की दो रोज हैं, कॉलम्स देखते हैं। ये आ गया फर्स्ट कॉलम, उसके बाद ये वाला आ गया हमारे पास सेकंड कॉलम, और ये आ गया हमारे पास थर्ड कॉलम जिसमें एंट्रीज हैं 8 और 2, ठीक है। इसकी दो रोज हैं और ये देख सकते हैं आप लोग थर्ड कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। क्योंकि दो रोज थी इसलिए हमने 2 लिखा है, और इसका जो है वो कॉलम्स 3 है इसलिए मैंने लिखा है इसको 3, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, क्योंकि रोज 2 है और कॉलम 3 है, तो आप लोग देख सकते हैं कि नंबर इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी ले लेती हूँ 1 और इसकी 2 एंट्री ले लेती हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी रोज है, एक रो ये आ गई, एक रो ये आ गई हमारे पास, और इसका कॉलम सिर्फ एक ही सिंगल कॉलम, ठीक है। तो जो बी है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, बी का ऑर्डर हमारे पास बनेगा 2 क्रॉस 1। तो इसकी दो रोज है और 1 कॉलम है, तो हमारे पास बी जो है वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1, तो एक ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगली टाइप जो है वो हमारे पास कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसको हम स्टडी करते हैं। जी, तो जिस जिस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m और n, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, ऊपर आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की वो डेफिनेशन पढ़ी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, और स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है। जैसे कि आप लोग इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसकी एक ही रो है और इसका एक ही कॉलम है, एक ही रो है और इसका एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 1, ठीक है। इसका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 1। अब आप लोग सेकंड मैट्रिक्स देखें, ये वाला। अब ये मैट्रिक्स है, इसकी कितनी रोज हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 1 आ गई, ये दूसरी रो आ गई, उसके कॉलम्स कितने हैं, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका ऑर्डर इसलिए मेरे पास बना 2 क्रॉस 2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अगली एग्जाम्पल है उसमें आप देखें, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना हमारे पास 3 क्रॉस 3। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, हम लोग सिंपली हमें पता होता है इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, तो हम लोग बास का ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हम एक मरतबा इसको लिख देते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, ये 2 है, 3 है, यानी 3 क्रॉस 3 की बजाय सिर्फ सिंपल 3 लिखते हैं, 2 क्रॉस 2 की बजाय 2 लिखते हैं, 1 क्रॉस 1 की बजाय 1 लिखते हैं। वो हमें वैसे समझ आ जाती है कि इसकी एक ही रो और एक ही कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, तो हमें उससे पता आइडिया हो जाता है। अगर 1 लिखा हो तो इसका मतलब है 1 क्रॉस 1 का वो मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और अगर लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब यही है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके रोज और कॉलम इसमें इक्वल है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ m इज इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, या हम कहेंगे ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। यानी अगर आप लोग 1 क्रॉस 1 है तो उसको ऑर्डर 1 कह लें, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसको आप कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एंड 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप सिंपली भी कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix whose each element is zero is called a null और जीरो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे, तो उस मैट्रिक्स का हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं नल, या हम उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, या हम उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओ, तो जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी एंट्री सिर्फ जीरो लिखी हुई है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देख लें कि इसके हमारे पास सारी एंट्री जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप लोग ये देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी कितनी रोज हैं, इसकी हमारे पास रोज हैं 1 2 और ये 3, और कॉलम्स हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का जो है वो ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री जीरो है। हमें बस कंसर्न ये होना चाहिए कि मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो है, तो वो जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, और ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। जी, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, जो रोज होती है मैट्रिक्स की उसको हमने कॉलम्स बना देना होता है, और जो कॉलम्स हैं वो रोज बना देनी होती है, यानी इंटरचेंज करना होता है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में।
अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें क्या लिखी हुई है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कि ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन एन n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। अब देखें इसके जो रोज थी वो हमारे पास m थी और कॉलम्स थे हमारे पास n, और अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, कॉलम्स को रोज बना दें और रोज को कॉलम्स बना दें, ये देखें इसको इंटरचेंज करने से हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब देखिए रोज हमारे जो कॉलम्स थे वो हमारे पास रोज आ गई, यानी n रोज, और हमारे पास m इसके कॉलम्स बन जाएंगे, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। If A is a matrix of order m cross n, then an m cross m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। और ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय A। ये देखिए ऊपर T लिखा हुआ है स्मॉल सा, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है A ट्रांसपोज, ये T लिखा हुआ है इसके ऊपर, A के ऊपर। स्मॉल टी, ठीक है। अब आप लोग देखें इसकी एग्जांपल करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ट्रांसपोज हम एक मैट्रिक्स का कैसे लेते हैं। अब आप लोग ये ए मैट्रिक्स देख सकते हैं, इसका क्या ऑर्डर है, आप लोग साथ साथ ऑर्डर भी देखें। देखिए इसकी 4 रोज हैं, 1 2 3 और ये 4, और इसके 3 कॉलम्स, तो 4 क्रॉस 3 ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। अब आप लोग देखें जरा इसका ट्रांसपोज क्या लेंगे। मैंने आपको यही कहा है ना कि जो हमने रोज हमको कॉलम्स में चेंज करना है, या हम लोग कॉलम्स को रोज में करते हैं एक ही बार। अब ये देखें ये कॉलम है, इसको मैं रो बना दूंगी। ये देखें इसकी मैंने कॉलम पकड़ा, इसको पकड़ के मैंने रो की फॉर्म में लिख दिया। 1 5 माइनस 1 6 था, तो ये यहाँ पे आ गया 1 5 माइनस 1 6। और अब हम सेकंड कॉलम पकड़ते हैं और इसको पकड़ के हमने क्या बना देना है, रो बना देना। ये सेकंड कॉलम पकड़ा, इसकी एंट्रीज है 2 7 2 9, और देखिए मैंने इसको रो 2 में मैंने लिख दिया 2 7 2 9, ठीक है। रो में मैंने रो वाइज मैंने एंट्रीज इसकी लिखी। अब मेरे पास थर्ड कॉलम है और हमने ये थर्ड कॉलम में इसकी एंट्रीज देख लें 5 0 3 8। अब 5038 है, थर्ड कॉलम है, तो इसको मैं रो बना दूंगी, थर्ड इसकी यहाँ पे रो बन जाएगी, तो इसकी एंट्रीज आ गई वही जो हमारे पास इस कॉलम की थी 5038, इसको रो वाइज रो के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। जो भी कॉलम्स थे मैट्रिक्स ए के हमने उसको रो में चेंज कर दिया, तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ऑर्डर देखें, मैंने आपको बताया था कि जब ए है उसका ऑर्डर क्या है, आप लोग देख सकते हैं इसकी 4 इसके रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी ए हमारे पास बनता है 4 क्रॉस 3 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब आप लोग देखें ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर में क्या चेंज आई है। मैंने आपको ऊपर भी डेफिनेशन बताया था, जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतनी हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज आ जाती है ट्रांसपोज लेने से, और जितने हमारे पास कॉलम्स रोज बन जाती हैं और रोज कॉलम बन जाते हैं। अब आप लोग देखें इसकी कितनी रो है, इसकी आप लोग देखें 3 रो है, और हमारे पास कितने हैं इसके कॉलम्स, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम्स है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसका मतलब ऑर्डर क्या बन गया 3 क्रॉस 4। तो देखिए ये ऑर्डर हमारे पास सिर्फ चेंज हो गया, इसका रोज हमारे पास कॉलम्स बन गई हैं और कॉलम्स हमारे पास रोज हमारे पास इधर देखिए कॉलम्स बन गई हैं और कॉलम्स हमारे पास इधर रोज बन गए। तो इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4। यानी अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n क्रॉस n। आई होप सो आपको ये अब ट्रांसपोज अब आपको लेना आ गया मैट्रिक्स का, और ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की तरफ चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, तो दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, वो उनको हम इक्वल कब कहेंगे, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी कि दो मैट्रिसेस हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर इक्वल होंगी तो उन दो मैट्रिसेस को हम कहेंगे कि वापस में क्या है, इक्वल है। इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको इसकी ज्यादा क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया है, इसकी एंट्रीज हैं 2 -5 7 और 4, ठीक है। अब आप एक मैट्रिक्स हमने बी और लिया है, इसकी एंट्रीज देखें लिखी हुई है 2 2 -7, और यहाँ पे है 4 + 3, और हमारे पास लास्ट वाली है 4, ठीक है। अब क्या ए और बी इक्वल है, ए और बी तब इक्वल होंगे कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी जिस पोजीशन पे ये लिखी है उस पोजीशन पे ही दूसरी मैट्रिक्स में जो एंट्री लिखी है क्या वो आपस में इक्वल है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो बी की इस पोजीशन पे भी यहाँ पे 2 है। अब ये सेकंड पोजीशन देख लें 1 2 वाली पोजीशन, यहाँ पे -5 है, तो देखें क्या ये भी -5 नहीं बन रहा। आपको लोग देख सकते हैं कि 2 -7 भी हमारे पास -5 ही बनता है, तो -5 और ये हमारे पास जो एंट्री है ये भी इक्वल है। अब आप लोग सिमिलरली देखें इसकी 2 1 वाली एंट्री, जो हमारे पास सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री हमारे पास है 2 1 एंट्री हमारे पास 7, यहाँ पे 7 है, तो इसी पोजीशन में मैट्रिक्स बी में देखें 4 + 3 लिखा हुआ है, तो हमें पता है 4 + 3 भी 7 ही होता है, तो ये एंट्री और ये एंट्री भी इक्वल है, ठीक है। और जो लास्ट एंट्री आप लोग देखें इस मैट्रिक्स की है, ये है 4, और आप लोग बी में भी देख सकते हैं उसी पोजीशन पे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास इक्वल है।
मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास तब इक्वल होंगे, इनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल होंगी। इधर 2 है तो हमारे पास इधर 2 है, इधर 2 है, -5 इधर बन रहा है, इधर -5 बन रहा है, 7 इधर है, इधर भी 7 में 4 है और 4 इधर है, तो यहाँ पे भी 4 है, तो ए और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की तरफ चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है मैट्रिक्स की। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है ए, स्केयर मैट्रिक्स आपको पता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हम क्या करें कि अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। ए हमने कोई सा भी स्केयर मैट्रिक्स लिया है, हम उसका कैलकुलेट करते हैं ट्रांसपोज। अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और वो ए के इक्वल ही आ जाए, यानी अपने इक्वल इटसेल्फ अपने इक्वल ही आ जाए मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल इसकी देखें आप, ये एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया है, आपको ट्रांसपोज लेना अब आ गया कि हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स बना देते हैं, या हम लोग ऐसे कहते हैं कि कॉलम्स को रोज बना दें। ठीक है, अब आप लोग देखें जरा, ये मैट्रिक्स है, मैं इसकी कॉलम, ये देखें कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास है कॉलम कॉलम 2 है, और ये मेरे पास है कॉलम 3। अब कॉलम 1 को पकड़ा, मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, इस मैट्रिक्स का कॉलम को मैंने रो बना देना है, ये देखें 2 4 3 है, यहाँ पे रो वाइज मैंने लिखती 2 4 3। अब सेकंड कॉलम बना हमारे, मैंने जो था हमारे पास 4 2 -4, सेकंड कॉलम है तो इस मैट्रिक्स की सेकंड रो बन जाएगी वो 4 2 -4। अब आप लोग देख सकते हैं थर्ड कॉलम पकड़ा हमने 3 -4 3, और उसको हमने रो वाइज लिख दिया, थर्ड रो बन गई यहाँ पे 3 -4 3। अब आप लोग देखें जरा, क्या मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज जो हमने लिया है क्या वो आपस में इक्वल है? आप लोग देख सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है वही एंट्रीज मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेने से भी वही एंट्रीज ही आई हैं, हमारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज बिल्कुल एक जैसे ही है, उनकी एंट्रीज भी उसी पोजीशन पे सेम सेम ही आई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी इटसेल्फ अपने इक्वल ही आ गया है, उस मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ गया है। तो जिस जिस हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब सिमिलरली हमारे पास एक और डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम उसको पढ़ते हैं जरा। स्क्यू सिमेट्रिक कह लें या इसको हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केयर मैट्रिक्स है, अब कोई सा भी स्केयर मैट्रिक्स ए लिया है, स्केयर से मुराद वही है जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। हमने कोई सा भी स्केयर मैट्रिक्स ए लिया है, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? अब हमने ऊपर सिमेट्रिक तो पता चल गया ना, सिमेट्रिक हम लोग तब कहते हैं जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक हम लोग तब कहेंगे जब ए का ट्रांसपोज निकालें और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, आप लोग देख सकते हैं ए की एंट्रीज क्या है, 0 4 3 -4 0 -1 -3 1 एंड 0। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला है, हमें ट्रांसपोज निकालना भी आ गया है। हमने ट्रांसपोज में क्या करना होता है, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, या आप लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिए। अब आप लोग देखें जरा, इसका मैंने कॉलम पकड़ा है, ये फर्स्ट कॉलम है इसका, ये सेकंड कॉलम है, और ये आ गया थर्ड कॉलम। अब देखिए मैंने एंट्रीज इस कॉलम 1 की रो वाइज लिखती है 0 -4 -3। अब सेकंड कॉलम पकड़ लें 4 0 1, इसकी एंट्रीज में लिखती है रो वाइज 4 0 1। सिमिलरली थर्ड रो कॉलम पकड़ा हमने और इसको एंट्रीज हमने लिख दी है रो वाइज, ये थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई हमारी। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोग ध्यान से एक चीज देखें जरा, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है और ये इसका ट्रांसपोज है, क्या हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज की एंट्रीज इक्वल है? आप लोग देख सकते हो 0 0 की इक्वल है, 4 यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है। अब आप लोग देख सकते हैं सिर्फ नेगेटिव साइन का मसला आ रहा है, वरना तो एंट्रीज इक्वल है। यानी कि अगर हम लोग नेगेटिव से बाय मल्टीप्लाई करें, यानी अगर हम लोग नेगेटिव कॉमन ले लें एक तरह से, अगर हम लोग हर एंट्री से नेगेटिव कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये देखें 0, ये हमारे पास नेगेटिव हमने कॉमन लिया तो ये +4 बन गया, ये +3 बन गया। नेगेटिव कॉमन लिया तो जिस जिसके साथ प्लस होता है उसके साथ नेगेटिव आ जाता है, जिसके साथ नेगेटिव होता है उसके साथ प्लस आ जाता है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं। अब हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो आप लोग देख सकते हैं ये 4 3, ये -4 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, -3, और ये 1 बन गया और यहाँ पे 0। देखिए 0 4 3 -4 0 -1, नेगेटिव आ गया 3, यहाँ पे 3 था, माइनस आ गया, -1 था तो वो 1 बन गया, 0 पे वैसे ही हमें फर्क नहीं पड़ता। तो नेगेटिव लेने से हमारे पास, नेगेटिव कॉमन लेने से वो जो पूरी की पूरी हमारे पास आंसर आ रहा है, जो मैट्रिक्स बन रहा है वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बन रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव निकालने से आया है वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए है, यानी ए ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गए, क्योंकि जो हमने ये मैट्रिक्स निकाला है ये ए लिखा है, ये ए के इक्वल बिल्कुल मैट्रिक्स ए ही बन गया, इसलिए ये देखें नेगेटिव एज इट इज और इस मैट्रिक्स की जगह ए लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए के। तो ये हमारे पास
क्या बन गया, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है। अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल ना आए, अगर सिर्फ ए के इक्वल आ जाए, तो हमें पता है वो सिमेट्रिक होता है। और अगर नेगेटिव ऑफ ए के ट्रांसपोज इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कह लें, या उसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहेंगे। आई होप सो आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस का भी आइडिया हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। जी, तो हम लोग किस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये देखें जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड एट लीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए ना आप लोग एग्जाम्पल को देखिए, फिर इसके हम उसके बाद दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे, आप लोगों को फिर ये ज्यादा क्लियर होगी। मैं वैसे आपको एक चीज समझा दूं, ये आपको वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि जैसे इन्होंने डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की हुई है। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि ये देखिए हमारे पास जो डायगोनल पे एंट्रीज हो, डायगोनल के अलावा हर हर जगह एंट्रीज हमारे पास जीरो जीरो होनी चाहिए। हम पता है ये डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है। डायगोनल को छोड़ के आपको पता है ना कि ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और हमारे पास दूसरा होता है सेकेंडरी डायगोनल। अब प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसको छोड़ के हर जगह हमारे पास जीरो जीरो होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो जीरो होनी चाहिए। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एट लीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी एट अ टाइम अगर ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इसकी तीनों एंट्रीज यहाँ पे, अब 3 एंट्रीज है ना डायगोनल पे आ रही है, 2 आ रही है, 6 आ रही है और 3 आ रही है। अब ये हमारे पास एट अ टाइम तीनों जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर 6 की जगह भी जीरो आता कोई मसला नहीं था, 3 की जगह भी अगर जीरो आ जाता कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर 2 हमारे पास जीरो हो जाता तो फिर हमारे पास मसला हो जाना था, क्योंकि अगर हमने यहाँ यहाँ जीरो जीरो कर दिया है तो उसके बाद हम 2 पे जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारे पास कोई सी भी एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल की। अब आप लोग दोबारा से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों ने ये याद रखना है, डायगोनल के अलावा, ये देखें ये डायगोनल है, डायगोनल के अलावा सारी एंट्री जीरो हो, इस डायगोनल को छोड़ के सारी एंट्री जीरो हो। और डायगोनल में हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल की एंट्रीज या तो तीनों नॉन जीरो हो या कोई एट लीस्ट वन नॉन जीरो हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल इसकी और एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। ये जैसे देखें यहाँ पे यही मैट्रिक्स मैं लेती हूँ, ये देखें मैं अगर यहाँ पे जीरो कर दूं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो कर दूं, यहाँ पे जीरो कर दूं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो कर दूं, यहाँ पे जीरो कर दूं, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 3 लिखी, तो ये मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अब देखिए डायगोनल के अलावा सारी एंट्री जीरो है, ये डायगोनल को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी एंट्रीज तो सारी जीरो है। और दूसरी मैंने आपको क्या बताया था कि एक हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी एट अ टाइम एट लीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए। और ये आप लोगों को इकट्ठी हमारे पास सारी डायगोनल की एंट्री जीरो नहीं हो सकती। अब आप लोग को इसकी जो है ना, आई होप सो क्लियर होगी होगी इसकी हम लोग डेफिनेशन की तरफ भी चलते हैं। इससे पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये देखें ये डायगोनल है हमारे पास, इसके अलावा सारी एंट्रीज हमारे पास हैं जीरो जीरो। अब इस डायगोनल की एंट्रीज देखें ये है 1054। अब आप लोग देख सकते हैं सारी जो है उसमें से हमें उन्होंने ये कंडीशन रखी थी ना कि एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए। हमें नजर आ रहा है कि 1 2 3 हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है, काबिल कबूल है। अगर यहाँ पे भी जीरो हो जाए, 5 की जगह भी जीरो हो जाए, 4 की जगह भी जीरो हो जाए, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि सारी एंट्री जीरो होगी, वो एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास एट लीस्ट कोई एक एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। देखें अगर 5 मैं तो लिख देती हूँ, बाकी जीरो जीरो कर दूं, ये देखें तब भी हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, क्योंकि एक नॉन जीरो होनी चाहिए, या तमाम नॉन जीरो हो या कोई एक हो या दो, लेकिन एट अ टाइम सारी एंट्रीज डायगोनल की जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन की तरफ चलती हूँ, जो हमारे पास पर डेफिनेशन लिखी है उस लिहाज से समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ये देखें, अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, उसको डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। आपको पता है कि आई क्या होता है, आई रिप्रेजेंट करता है रोज को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं, आप लोग मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखूं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखूं, उसकी जनरल फॉर्म हमें पता है यहाँ पे A11 होता है, यहाँ पे A12 आता है, यहाँ पे A13। मैंने एक एक मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, कोई सा भी लेट कार्ड, यहाँ पे 2 1 आएगा, ये पोजीशन बनेगी 2 2 की, ये पोजीशन बनेगी 2 3 की, ये बनेगी 3 1 की, ये हमारे पास पोजीशन बनती है 3 2 की, और ये पोजीशन बनती है हमारे पास 3 और 3 की। अब आप लोग देखिए मैंने एक एक मैट्रिक्स लिया है ए, जिसका मैंने ऑर्डर लिया है 3 क्रॉस 3, कोई भी 3 क्रॉस 3 को मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया उसको। अब आपको अगर मैंने ये जनरल फॉर्म
जो मेरा जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी कि हम लोग जनरल फॉर्म एक मैट्रिक्स की कैसे लिखते हैं। अगर आप लोग को भी इस जनरल फॉर्म नहीं लिखनी आती तो आप लोग मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब आप लोग देखें जरा, अब A11 है कि A11 क्यों मैंने A11 लिखा हुआ है, आई इसमें 1 है, जे इसमें 1 है, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करता है कौन सी रो है, जे रिप्रेजेंट करता है कौन सा कॉलम है। आई यहाँ पे हमें पता है ये फर्स्ट रो बनती है और फर्स्ट कॉलम बनता है, इसलिए यहाँ पे आई भी 1 है, जे भी 1 है। बाकी एंट्रीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब ये देखें, अब वहां पे हमारे पास डेफिनेशन में है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। उन्होंने कहा है कि जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां वहां एंट्रीज जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स की जीरो होनी चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं आई और जे कहाँ कहाँ इक्वल नहीं है। एक आप लोग देखें, एक यहाँ पे इक्वल नहीं है, एक यहाँ पे देखें आई 1 है, जे 3 है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ भी आई जे इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है आई जे, यहाँ भी इक्वल नहीं है, इस जगह भी इक्वल नहीं है और इस जगह भी इक्वल नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं 1 2 में आई 1 है, जे 2 है, आई 1 है, जे 3 है, आई 2 है और जे 1 है, आई 3 है और जे 1 है, आई यहाँ पे 3 है और जे 2 है, और सिमिलरली यहाँ पे आई 2 है, जे 3। आप लोग देख सकते हैं आई जे इक्वल नहीं है, आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। आप लोग नजर आ रहा है ना ये सारी एंट्रीज, ये 3 1 है, ये 2 1 है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो वहां वहां आपके पास जीरो होना चाहिए लाजमी। यहाँ पे भी इसका मतलब इस एंट्री की जगह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीरो होनी चाहिए, इस एंट्री की जो भी वैल्यू वो जीरो होनी चाहिए, इस एंट्री की जो भी वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, इस एंट्री की जो भी वैल्यू है वो जीरो, इस एंट्री की जो भी वैल्यू है वो जीरो, इस एंट्री की जो भी वैल्यू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है इस पोजीशन पे। अब आप लोग आगे देखें, अब आप लोग देख सकते हैं ना आप लोग के सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी जगह हमारे पास आई और जे इक्वल नहीं होता, सिर्फ डायगोनल है वहां पे आई और जे इक्वल है। यहाँ पे देखिए 1 1 है, आई भी 1 है, जे भी 1 है, आई 2 है तो जे 2 है, आई 3 है तो जे भी 3 है। डायगोनल को छोड़ के हर जगह आई और जे इक्वल नहीं है, तो जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां पे ए आई जे यानी एंट्री हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीरो होनी चाहिए। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है एंड एट लीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। हमने कहा एट लीस्ट, अब जहां जहां आई और जे इक्वल है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि डायगोनल में ही आई और जे इक्वल आते हैं। डायगोनल की जो एंट्रीज है उन्होंने कहा एट लीस्ट वन, उसमें से कोई एक नॉन जीरो हो, बाकी जीरो हो सकती है, तीनों की तीनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं। यानी कम से कम हमारे पास एक नॉन जीरो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो हमारे पास और भी दो भी नॉन जीरो हो सकती है, तीनों की तीनों नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन एट लीस्ट उसमें से एक नॉन जीरो होनी चाहिए। यानी एट अ टाइम तीनों जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब यही है कि एट अ टाइम तीनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, कोई एट लीस्ट उसमें से एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। यानी हम 2 2 की जगह जीरो लगा दें काबिल कबूल है, 3 3 की जगह जीरो भी लिख दें काबिल कबूल है। यहाँ पे भी देखो अगर हम लोग जीरो लगा देते हैं, इधर भी जीरो लगा देते हैं, लेकिन अगर हमने A11 की जगह भी इधर आप जीरो लगा दिया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि हमने हमारे पास ये कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ए कोई सी भी एंट्री इसकी नॉन जीरो हो, डायगोनल की कोई सी भी एक एंट्री नॉन जीरो हो। यहाँ पे अगर आप तीनों की वैल्यूज भी हमारे पास नॉन जीरो हो सकती है, यहाँ पे सपोज करें 1 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ पे 3 ले लूँ, तब भी हमारे पास है। यहाँ पे अगर मैं जीरो ले लेती हूँ, यहाँ पे जीरो ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लूँ, तब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। बस एट अ टाइम हमारे पास तीनों डायगोनल की जितनी भी डायगोनल की एंट्रीज हैं एट अ टाइम सारी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप सो अब आपको इसकी ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है, इंडेक्स वाइज भी आपको ये क्लियर हो गया कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ भी हम लोग आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जी, तो इसकी डेफिनेशन की जो फॉर्मल वर्डिंग है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्ड्स में कि स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। अब जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो ये होता है कि डायगोनल पे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी सेम हो, और डायगोनल के अलावा हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको करती हूँ तो आपको ज्यादा इसकी एक्सप्लेन हो जाएगा। इसकी वर्डिंग वाली हम पढ़ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स यानी एक डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। A diagonal matrix having equal elements in diagonal is called a scalar matrix। यानी कि ये देखिए एग्जांपल्स इसकी, कि जहां पे हमारे पास डायगोनल पे सारी एंट्री सेम हो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, और उस डायगोनल के अलावा हर जगह हमारे पास जीरो जीरो होना चाहिए। यानी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है फर्दर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप है जिसमें हमारे पास डायगोनल पे एंट्री सारी सेम होती है और डायगोनल के अलावा हर जगह हमारे पास जीरो जीरो होता है। जैसे आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं, डायगोनल के अलावा हर जगह जीरो जीरो है और डायगोनल पे एंट्री टू है, हर जगह हर एंट्रीज भी हमारी सारी एंट्रीज सेम है डायगोनल पर।
सारी एंट्रीज अनफिल टू है, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब इसकी हम लोग ये मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन भी जरा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी इंडेक्स की फॉर्म में लिखी हुई है। अब आप लोग देख सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है इफ ए आई जे इक्वल टू 0, जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां वहां हमें पता है कि ए वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जहां जहां आई और जे इक्वल है वहां वहां हमारे पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, यानी वो नंबर उस जगह सारी एंट्रीज जो डायगोनल की है वो सेम हो। यानी कि लिखा हुआ है ए आई जे इक्वल टू के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, जहां जहां आई और जे इक्वल है वहां वहां एंट्री हमारे पास के होनी चाहिए। यहाँ के से मुराद है एनी नॉन जीरो स्केलर, यानी जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है। स्केलर नॉन जीरो स्केलर मतलब हमारे पास रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है। जैसे ये देख लें जरा, एक मैं आपको एग्जांपल और दे देती हूँ इसकी। हम जनरल वे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ए हमारे पास है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मैं कोई ले लेती हूँ इसकी जनरल फॉर्म में, वैसे लिखती हूँ इसकी। A11 पहली एंट्री बनेगी, दूसरी बनेगी A12, तीसरी बनेगी A13। ठीक है, सिमिलरली रो 2 की बन जाएगी A21, A22 और A23। ठीक है, ये आ जाएगी A31, यहाँ पे आ जाएगा A32 और यहाँ पे आ जाएगा A33। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या उन्होंने कहा हुआ है, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू, जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां वहां तो हमने 0 लिखना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ तो लाजमी 0 0 होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है ए आई जे इक्वल टू के, जहां जहां आई और जे इक्वल है वहां वहां पे सारी एंट्रीज हमारे पास के होनी चाहिए। के से मतलब कोई सा भी नंबर हमने फिक्स कर लेना है, तो हमने सारी एंट्रीज उसकी वही नंबर लिखना है। अगर हम लोग के इक्वल टू 1 ले लें तो यहाँ हर जगह 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, इसकी जगह भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर के हम 2 ले लें तो इस जगह भी 2 होना चाहिए, इस जगह भी 2 होना चाहिए, इस जगह भी 2 होना चाहिए, डायगोनल की एंट्री सारी सेम हो। आई होप सो आपको इसकी डेफिनेशन इंडेक्स वाइज भी इस तरह ये लिखी हुई है जनरल वे में भी आपको इसके क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप कौन सी है। वो हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। अब की यूनिट मैट्रिक्स या इन अदर वर्ड्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। स्केयर मैट्रिक्स ए, ये यानी आपको इन्होंने जनरल फॉर्म लिखा है ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसकी एंट्रीज है ऑफ ऑर्डर एन का मैट्रिक्स ए है, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। पहले मैं आपको वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन लिखी हुई है जनरल वे में वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जहां पे सिर्फ डायगोनल, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की एक फर्दर टाइप है यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास डायगोनल पे सिर्फ 1 1 मौजूद हो और डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो। यहाँ पे हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था ना, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे हम लोग नंबर सेम होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स में है कि डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, सारी एंट्रीज डायगोनल की 1 हो और उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं, अब आपको समझ आएगा। ये इसकी दूसरी वर्डिंग में भी डेफिनेशन लिखी है, स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय आई से। अब ये देखें I1 लिखा हुआ है, अब 1 क्यों लिखा हुआ है, ये हमें 1 + 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए I1 लिखा हुआ है। I2 लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए हमने I2 लिखा है। I3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब I1 देखें हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो एक ही I1 है, इसका मतलब 1 + 1 ऑर्डर है तो इसलिए सिंगल 1 ही लिखा हुआ है, कोई डायगोनल इसका यही बनता है हमारे पास, तो हमारे पास डायगोनल पे 1। अब I2 है, अब आप लोग देख लें डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी एंट्री 0, इसलिए ये हमारे पास इसका नाम ने I2 रखे हैं क्योंकि 2 + 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब I3 में आप लोग देख लें डायगोनल हमारे पास ये बनता है, डायगोनल पे जितनी भी एंट्रीज है वो 1 है, उसके अलावा जितनी भी बाकी एंट्रीज है वो है 0 0। तो हमारे पास ये कहलाएगा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन के वो जनरल फॉर्म वाली डेफिनेशन की तरफ चलें। अब आप लोग देख सकते हैं इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू, जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है। अब हमें पता है आई और जे कहाँ का इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम उसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को A11 A12 A21 और A22। हमें पता है आई और जे यहाँ 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 पे इंडेक्स इक्वल नहीं है, आई का और जे का यहाँ पे नहीं है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ जहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो हमारे पास डायगोनल है, ये डायगोनल है, उसकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे मस्ट हमारे पास 1 होना चाहिए, दोनों जगह पे वैल्यू डायगोनल की 1 होनी चाहिए। इसके बाद आपको समझ आ गया ए आई जे इक्वल टू 0, जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां वहां 0, और जहां जहां आई और जे इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे A11 और A22 था, यानी आई और जे इक्वल है, डायगोनल पे ही आई और जे इक्वल होते हैं,
तो वहाँ एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप सब आपको ये भी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। इसके बाद हम एक नोट पढ़ते हैं। नोट हमारे पास क्या है कि एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल, यानी कि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बट इट्स कन्वर्ट्स में नोट बी ट्रू। लेकिन हमारे पास हर डायगोनल मैट्रिक्स है, वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि ये देखिए मैट्रिक्स हमारे पास 2 2 और 0 0 0 0 0 0 और 0, ये मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है ना कि एटलीस्ट हमारे पास 1 नॉन जीरो एलिमेंट हो डायगोनल पे, बाकी सारे जीरो। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पे सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, हमारे पास डायगोनल पे सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 की जगह अगर 2 होता तो स्केलर होता, लेकिन ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर, मे नॉट बी अ स्केलर। ठीक है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स में नॉट भी के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आप लोग देख सकते हैं इस केस में हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स लिखें, एग्जाम्पल यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स मैं वैसे ले लूँ 0 0 0 0, तो ये मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि हमारे पास डायगोनल में मैट्रिक्स में सिर्फ यही हमारे पास कंडीशन होती है कि डायगोनल के अलावा हर एंट्री 0 हो और डायगोनल का कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, यानी हमारे पास तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, जो कि स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। आई होप सब आपको मैट्रिसेस जितनी भी मैंने टाइप्स पढ़ाई हैं अब आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी आप लोग क्लिक कीजिएगा कि आपको जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहेगी। तो अब तक के लिए फिर यहीं तक। अब हमारा नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंट मैट्रिसेस पे आगे टर्म्स को। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।